अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 दिस इज़ मोहम्मद अतीक और स्टूडेंट्स आप लोगों की जो है वो लाइव क्लास जारी है। हम लोगों ने बेटा अपने बहुत सारा जो हिस्सा है वो 10th क्लास के सिलेबस का वो कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हमारा चैप्टर नंबर जो 13 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर से जो प्रोटीन और लिपिड वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों ने नहीं करना। यहाँ से सिर्फ हमने न्यूक्लिक एसिड करना है और न्यूक्लिक एसिड में हम लोगों ने इतनी डिटेल में नहीं करना। अगर आप यहाँ पे जो न्यूक्लिक एसिड जो है इसकी जगह पर अगर आप बायो के अंदर जो है 10th क्लास की बायो उसमें से कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से अगर आपने वो याद किया हुआ है और पढ़ा हुआ है तो आप उसको जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है मतलब इसको अगर वो आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं इसके अंदर और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपने उस चीज़ को समझना है। लेकिन हमने डीएनए को एज आ और आरएनए को एज अ केमिस्ट्री के तो अंदर सब्जेक्ट के तौर पे हमने यहाँ पे पढ़ना है। बात करते हैं बेटा जी न्यूक्लिक एसिड की। सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं बेटा इनकी दो टाइप होती हैं। एक को आप कहते हैं जी डीएनए, एक को आप कहते हैं जी आरएनए। डीएनए जो है वो एक्चुअल में हमारे पास एब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जो आरएनए है ये हमारे पास है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक राइबो न्यूक्लिक एसिड की है और एक जो है वो आरएनए है। एक और बात याद रखनी है बेटा, जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि आरएनए जो होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड। ये सिंगल स्ट्रैंड होता है जबकि ये जो है आपके पास वो क्या होगा, डबल स्ट्रैंड होगा। फिर एक पॉइंट आपने ये याद रखना है, ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है। छोटी क्लासों से भी पढ़े आ रहे हैं कि जी हमारे खसूसियात जो हैं माँ बाप से बच्चों में जो मुंतकिल होती हैं वो कौन कर रहा होता है, डीएनए। एंड डीएनए इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल, हर सेल के अंदर मौजूद होता है, हर लाइफ के अंदर मौजूद होता है। जबकि ये आरएनए इट इज़ नॉट अ हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल, ये हेरिडिटरी मटेरियल इसलिए नहीं होता क्योंकि जितनी भी आपके पास जो इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी डीएनए पे स्टोर होती हैं। डीएनए ने अपनी मर्ज़ी से उस किस्म का आरएनए तब्दील करवाना होता है और फिर उसके कोड फंक्शन कर लिया है। तो इस अमल को जो है वो आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से आगे क्या बनती हैं, प्रोटीन बनती है। इस अमल को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। एक को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरे को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। ये जो होता है बेटा ये हमेशा प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, क्योंकि जो न्यूक्लियस के जो पोर्स होते हैं वो 300 नैनोमीटर के होते हैं और उनके अंदर से जो है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये बाहर नहीं आ सकता। जबकि आरएनए जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियस as well as साइटोप्लाज्म। ये तो एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और इसके अलावा जो है ये कहाँ पे पाया जाएगा, आपके पास न्यूक्लियस के अंदर भी पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है तो ये नहीं, ये वहाँ पे तो चूँकि बनता है बाद में निकाल दिया जाता है, यानी कि इसको बाद में जो है वो बेघर कर दिया जाता है कि आप यहाँ से भाग जो आपकी यहाँ पे ज़रूरत है नहीं होती।
ठीक हो गया बेटा। ये तो हमारे पास जो है वो बेसिक इसके दरमियान डिफरेंस है। अगर आपको ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द डीएनए और आरएनए, तो आपने ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो उसके अंदर लिख देने हैं। ठीक हो गया बेटा। चलें, अच्छा इसके अंदर जो है आपके पास ये लिख लें, इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं वो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन, जबकि आरएनए के अंदर वो जो बेसिस हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं और वो होती हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होती हैं, जबकि इसमें एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामिन होती है। ठीक हो गया। ये चीज़ें जो है वो आपने याद रखनी है। अच्छा, डिस्कवरी के हवाले से थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो डीएनए था इसको सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया गया था पस सेल के अंदर। ठीक है, और ये स्विस का कोई रहने वाला बायोकेमिस्ट था। पस सेल तो समझते हैं ना, पस पीप नहीं होती, पस सेल जो आपके पास छाला होता है, जो ज़ख़म होता है जिसमें वो वाइट कलर का लिक्विड भर जाता है, सबसे पहले इसको वहाँ पर देखा गया था क्योंकि इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो पीएच जो थी वो एसिडिक थी, और इस तरह से इसे क्या कह दिया गया, न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया। न्यूक्लिक एसिड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वहाँ से डिस्कवर हुआ है, जो फर्स्ट टाइम जो है इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो एक तो पस सेल से हुई थी। ठीक है, वो वाले सेल जिसके अंदर जो है वो पीप भरी होती है, उस सेल के अंदर इसको डिस्कवर किया। ड्यू टू इट्स एसिडिक नेचर, अपनी एसिडिक नेचर होने की वजह से इसको जो है हम लोगों ने क्या कहा कि न्यूक्लिक एसिड है। चूँकि इसका जो है वो इतना ज़्यादा हमारे पास वो नहीं था उस वक्त के दौर के अंदर कि हम इसके जो है वो स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकें। मज़ीद अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप टू द पॉइंट रहें जितना आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, चूँकि हमने इसे केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, नॉट बायो के। ठीक है, बाद में थोड़ी सी इसकी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। डीएनए जो होता है बेटा वो आपके पास होता है डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स से मुराद ये होता है कि इसका जो एक टर्न है वो यूं, और जबकि जो दूसरा टर्न है वो यूं का होता है। एक ये स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड नंबर 1, इसको मैं कह देता हूँ ब्लू वाले को स्ट्रैंड नंबर 2। इसके दरम्यान में एक बेस होती है एडिनिन, एक होती है गुआनिन, ठीक है, एक होती है साइटोसिन और एक होती है थायमिन। एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ होगी। ये आपको आई थिंक कलर जो है वो नहीं नज़र आ रहा, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। एडिनिन जो होगी वो हमेशा किसके सामने आएगी, थायमिन के साथ। गुआनिन जो है वो हमेशा किसके सामने आएगी, साइटोसिन के साथ। एडिनिन और गुआनिन के दरमियान जो है वो हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि साइटोसिन और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3। एडिनिन और गुआनिन के दरमियान जो है वो कितने बनेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इसको यूँ भी याद रख सकते हैं, एट गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, अब एट गर्ल्स कॉलेज 2 और 3 ही बॉन्ड हो गए। अब किस में है, तो जो पहले है एट उसके दरमियान 2 जो कि वो छोटा हरफ है, और इसके दरमियान जो है वो कितने बॉन्ड पाए जाएंगे, 3 बॉन्ड पाए जाएंगे। और ये बॉन्ड कौन से होते हैं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात और याद रखनी है बेटा, इसके अंदर जो है वो एक तो फॉस्फेट ग्रुप होता है। कंपोनेंट हेडिंग आपने दे ली है, कंपोनेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट डीएनए, आप एक लिखेंगे, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। नंबर 2 आपके पास इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होती है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे लिख देना है, इसमें क्या होती है, राइबोस शुगर। समटाइम जो है इसको पेंटोज शुगर भी लिखा जाता है, तो राइबोस भी लिखा जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक होगा। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी बेसिक और इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपने जो है वो हर हाल में याद करनी है अकॉर्डिंग टू योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी बेटा हमारे पास जो है वो अल्लाह भला करे आपका
विटामिन्स आते हैं और विटामिन्स की तरफ ज़रा चलते हैं कि विटामिन हमारे पास बेटा क्या है। विटामिन बेटा आपने ये याद रखना है कि इसको जो है कैसमेर फंक था 1912 के अंदर। उन्होंने क्या किया कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो विटामिन को वाइटी बोला। वाइटी का मतलब था कि जी बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। 1912 में कैसमेर फंक, ये बेटा इसका नाम लाजमी आपने जो है वो याद रखना है। और एक और बात, ये एमसीक्यूज़ पेपर में पहले आ भी चुका है, ठीक है। ये जो थे आपके पास है, इन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो है इसका नाम जो है वो डिसाइड किया था और लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। और आप लोगों ने जो है ये इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना। मतलब ये इस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, आपने ये भी जो है अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना है कि एमसीक्यूज़ आ सकता है ये। एक और इन्हीं के साथ जो थे वो साइंटिस्ट थे जिनका नेम हॉपकिन था। उन्होंने ये प्रूव किया कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, जिसमें आपके पास ऑयल भी आता है, इन सब के अलावा जो है आपकी बॉडी को कुछ इसेंशियल जो आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं, इसेंशियल मटेरियल होते हैं, वो भी चाहिए होते हैं। उनके अलावा जो आपकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल नहीं होती, उन ग्रोथ को बाद में वो जो सब्सटेंसेस थी उसको ये कैसमेर जो फंक थे इन्होंने बाद में FUNC के भी लिखा होता है और FUNK भी लिखा होता है ना, जो मर्जी आप कर लें। लेकिन ये याद रखिएगा ये MCQs आ चुका है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें चाहिए होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं आपकी ग्रोथ के लिए, अगर वो ना हो, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, अगर वो ना हो तो आपकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल जो है वो नहीं होगी, उसमें कोई इम्बैलेंस रह जाएगी, कुछ चीज़ें जो हैं आपकी नॉर्मल जो है वो बॉडी की फंक्शनिंग नहीं होगी प्रॉपरली, ठीक होगा। और इसकी जो है हमारे पास वो थोड़ी सी क्लासिफिकेशन होती है। एक को हम कहते हैं जी फैट सॉल्युबल, एक को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल, यानी कि इनमें से एक जो है वो आपके पास पानी के अंदर हल होंगे और एक जो है वो पानी के अंदर हल नहीं होंगे। जो पानी के अंदर जितने भी विटामिन्स होंगे वो हल होंगे, उनको आप क्या कहेंगे बेटा, वाटर सॉल्युबल। और वो वाले जो होंगे जो पानी के अंदर हैं वो सॉल्युबल नहीं होंगे, वो फिर ज़ाहिर है किसी और चीज़ में तो सॉल्युबल होंगे, और वो जो है हमारे पास है उनको हम कहेंगे बेटा वाटर फैट सॉल्युबल कहेंगे, क्योंकि वो ज़ाहिर है पानी में नहीं है तो फिर किसी और चीज़ में तो सॉल्युबल है ना, वो बॉडी में वो फैट होती है। आपने इसका जो है वो शॉर्टकट बना लें, बहुत क्यूट पानी, बहुत क्यूट, चूँकि वाटर है, बहुत क्यूट पानी, तो या बहुत क्लीन वाटर, ठीक है, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो, बहुत है क्लीन वाटर। यानी कि विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आ गया, सी भी यहाँ पे आ गया, तो विटामिन डी होता है, ई होता है, विटामिन के होता है, यही एक्चुअली जो है वो कैटेगरीज होती हैं मेजर जो हैं। तो विटामिन बी और सी जो हैं ये एक्चुअली वो वाले विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं। अगर वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं तो ये लेस क्या होंगे, लेस हार्मफुल होंगे, जबकि ये वाले जो फैट सॉल्युबल होते हैं ये मोस्ट हार्मफुल होते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इनके जिनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि बेटा आपको पता है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन निकल रही हैं वो इन फॉर्म ऑफ यूरिन निकल रही हैं, यूरिन
अगर जो यूरिन है, यूरिन में ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, वाटर का ही तो होता है ना। तो जो अगर तो हमारे पास विटामिन डी, बी और सी जो है पानी में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, जबकि ये पेशाब में जो पानी होता है उसके अंदर सॉल्युबल ही नहीं होंगे। जब बेटा ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे तो अंडरस्टूड सी बात है ये बॉडी से निकलेंगे नहीं। जब ये बॉडी से नहीं निकलेंगे तो बॉडी के अंदर स्टोर होंगे। अगर ये बॉडी के अंदर स्टोर होंगे तो ये बॉडी के लिए क्या है, ख़तरनाक साबित होंगे। जैसे हमें मोटापा गेन हो जाता है समटाइम, हमारी जो है वो आंखों में इरिटेशन होने लग जाती है, स्किन जो है वो हमारी ड्राई हो जाती है। ठीक हो गए। और बाकी यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, ये तो डेफिनेशन किसने इसको नेम सजेस्ट किया था वो। और इसके अलावा जो है आपके पास, मैं एक मिनट पेज आपका देख लूँ, पेज नंबर आपका क्या बनता है। पेज नंबर बेटा 103, पेज नंबर 103 के ऊपर आपके पास एक टेबल है। आपने ये टेबल एज इट इज़ याद करना है, जिसमें ये आपको मैं शो करवा रहा हूँ। ये वाला जो टेबल है ये आपने एज इट इज़ याद करना है, जिसके अंदर आपके पास सोर्सेज हैं विटामिन ए के, उनके नेसेसरी किस लिए और उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां होती हैं ये आपने याद रखना है। और एक बीमारी यहाँ पे लिखी हुई है स्कर्वी। इस स्कर्वी बेटा जो होती है ना, बाज़ टीचर्स जिसे कहते हैं कि जो होंठों के ऊपर वो जो चिकली सी आती है, ये वो नहीं होती। स्कर्वी बेटा एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आपके जो मसूड़े होते हैं उसमें से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो खून और ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अंदर और बंदे के मुंह से जो है वो बहुत गंदी जो है वो बदबू आती है, वो स्कर्वी होती है। बल्कि इनका जो बाज़ लोग जो हैं, पुराने जो लोग होते थे, वो इसका इलाज इस तरह से करते थे कि वो लीमू जो है वो रख लिया करते। एक बार अफ्रीका की जो फ़ौज थी वो जंग के ऊपर गई तो उनके अंदर स्कर्वी की जो थी वो डिज़ीज़ वो कॉमन हो गई, यानी कि वो फैलना स्टार्ट हो गई। तो वो लोग जो थे मैक्सिमम उनके वो स्कर्वी डिज़ीज़ से मरना शुरू हो गए। तो वो क्या करते थे फिर जब वो जाते होते थे जंग पे, तो वो अपने बैग के अंदर हथियार कम और लीमू जो थे उनको ज़्यादा लेके जाते थे, क्योंकि स्कर्वी किस वजह से होती है बेटा, विटामिन सी की वजह से। और विटामिन सी जितना कम होगा उतनी ज़्यादा इसके चांस होंगे, और जितना ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर, फिर ज़ाहिर है वाटर सॉल्युबल अगर एक्सेस है तो बाहर निकल जाएगा, अगर जो है वो जितना बॉडी को ज़रूरियात से ज़्यादा है वो बाहर निकल जाएगा। तो बेटा आप लोगों ने इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में बुक एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।